अब ध्यान दो, अब बारी आती है टॉपिक की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी सारी बेसिक चीजें हैं इसमें, एक नहीं काफी सारी। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, जल्दी देखो, और इसका मतलब, तो चार्ज एट रेस्ट हम क्या देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिक्कत यह है, ये चार्ज क्या है, ये एक ऐसी ये एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये एक्सपीरियंस कराती है कि दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, बेसिकली फोर्स पे काम करती है। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा अगर मैं किसी किसी फिजिकल चीज के पास जाता हूं तो वो किस चीज से बनी होगी, क्या एटम से बनी हो सकती है, मॉलिक्यूल से बनी हो सकती है, आयंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, पहले तो मुझे इन सब की जानकारी चाहिए, फिर मैं चार्ज की बात करूंगा। सबसे पहले ये, जिसको जो चीज ना पता हो वो रोक देना। क्या आपने कभी नाम सुना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कुछ सुना हो कभी, या मास सुना हो? मास की यूनिट होती है केजी, चार्ज की होती है कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम मान के चलते हैं माइनस का 1 ई, इसका प्लस का 1 ई और इसका 0 ई। ये ई क्या है बाद में बताऊंगा। मास देखो, इस बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं अभी, जिसमें हमारा चार्ज आ रहा है और मास आ रहा है, उस चार्ज में एक एक ये चीज नहीं पता ई, क्योंकि अब तक इसको बच्चे कई बार इलेक्ट्रॉन ही बोल देते थे, लेकिन इसी का मतलब है, क्या मतलब है, वन क्वांटम। वन क्वांटम एक ऐसी क्वांटिटी है चार्ज की जिसे हम कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहां से एक प्रॉपर्टी आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का टुकड़ा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज का जो भी सबसे छोटा, बीच का, कैसा टुकड़ा है ये जिसको हम जज कर रहे हैं। तो वो कहता है कि भैया अगर आप किसी चीज को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तो जो सबसे छोटा चार्ज आएगा वो है वन क्वांटम। क्या है? आ जाओ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या चीज आती है? चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर in very small quantity named as one quantum. Further fraction of this charge is not possible. अब इसको मैं और तोड़ नहीं सकता। ठीक है, चार्ज of any physical quantity is integral multiple, नाम सुनो, integral multiple of that quantum। आ जाओ, पहले इस बात को समझो। एक छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैं ई से दिखाता हूं वो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी का चार्ज पता लगाना है, चाहे आप उसको कैपिटल क्यू से दिखाओ या स्मॉल क्यू से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटीग्रल मल्टीपल है। ये रहा इंटीजर जिसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ई को। ई क्या है? इंटीजर क्या है? इंटीजर होता है 1 2 3 0 -1 -2 वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, लेकिन आपने जब इसे इंटीजर बोल दिया ना तो यहां प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्लस माइनस आ गया। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, नंबर का मतलब 1 2 3 4 5। क्या 1.5 नहीं हो सकता? नहीं। क्या 1, हाँ 0 भी हो सकता है। क्या 1.5 ई हो सकता है? नहीं। क्या 2.77 ई हो सकता है? नहीं। ये इंटीजर में नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूरे पूरे होते हैं। कुछ चीजें टूट के नहीं हो सकती। अनस, ये बात ठीक है कि नहीं? तेरी क्लास में कभी 13.5 बच्चे आए कि भाई 14.15 बच्चे आए थे हमारी क्लास में कल? तो ये कैसे पॉसिबल?
हैं? हाँ, वैसे आप कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली नहीं आते हो, फिजिकली आ जाते हो, वो वाली बात दूसरी है, लेकिन हम उसको क्वांटिटी पूरी साबुत ही मानते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते क्या नाम है, भूमि छोटी सी है तो भैया इसको आधा बच्चा मान लो, नहीं। ठीक है, हमको बस की टिकट थोड़ी बांट रहे हैं। भूमि लेती है तो बस की टिकट नहीं लेती। अच्छा, तो सुनो, तो इस तरीके से ये चीजें साबुत साबुत होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहां पर इंटीजर तो पता चल गया आपका, Q इक्वल टू एनी, और उसके बाद बारी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पता चला है अभी हमें, क्या पता चला है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे क्वांटाइज करना है? सबसे छोटा चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19। किसी भी चीज का चार्ज कितना है? n मल्टीप्लाई में दिस। अब चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। नेचर में चार्ज कैसा होता है? सिर्फ जुड़ता है। और चार्ज स्केलर है, जो चीजें सिर्फ जुड़ती हैं वो स्केलर होती है। और लाइक चार्ज रिपेल, ये लो, लाइक चार्जेस रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट। अगर कोई चीज नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट। लेकिन अगर कोई चीज नेगेटिव होगी, दूसरी भी नेगेटिव होगी तो रिपेल। दोनों पॉजिटिव होंगी तो रिपेल। अगर कोई एक चीज न्यूट्रल हुई तो, ये न्यूट्रल है, तो वो पॉजिटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट। याद रखना, नेगेटिव को क्या करेगी? अट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव जो होंगे वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, जो इसके अंदर नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूट्रल का मतलब जीरो नहीं होता, न्यूट्रल का मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। आप समझ आया? समझ आया? अच्छा, ये सब पता करने के बाद हम बात किसकी करते हैं? पहले हमने बात करी चार्ज स्केलर है, चार्ज रिपेल करता है, चार्ज इस तरीके से। चार्ज एग्जिस्ट कहां करता है? अब मेरी बात सुनना और मुझे बताना, अगर मैं यहां एक प्लस का चार्ज रखूं तो रह लेगा? कोई दिक्कत? अच्छा, 2 प्लस के चार्ज रखूं तो दूर भागेंगे। देखो, ये कह रहा है भैया दूर भागेंगे, तो दूर भगा दो। इससे दूर कहां भगाऊं? अच्छा, 3 रखूं तो भी, 4 रखूं तो ये दूर क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे से? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और दूर भाग के कहीं बाहर नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, डिपेंड करता है वो मांगेगा कि नहीं मांगेगा बाहर वाला। बाहर कौन है? हवा। हवा चार्ज मांग रही है? नहीं मांग रही, तो दूर भाग के कोनों पे बैठ जाएंगे। बैठ गए कोने पे। अब सुनो, अगर ये सारे के सारे कोनों पे बैठ गए और ये दूर भाग रहे थे, तो आप कहोगे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं इसलिए कोनों पे बैठ गए, और जब ये कोनों पे बैठ गए तो हम ये कहेंगे कि चार्ज एक्यूमुलेट करता है सरफेस, बाउंड्री पे। ठीक है, इस चीज की सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिपेल करते हैं। अच्छा, अब कोई क्या भैया, एक प्लस था एक माइनस आया, तो अब तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो न्यूट्रल हो जाएगा। मैं कहूंगा चार्ज ही नहीं है। नहीं नहीं, 2 प्लस के हो और एक माइनस का, तो भी एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक बचेगा। तो हम हमेशा देखेंगे किसी एक चीज पे एक जैसा ही चार्ज है। अगर कोई दूसरा है तो वो उसे क्या कर देगा? वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर जो बचेगा फिर उसको हम रिपेल कर करके दूर पहुंचा देंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, नेगेटिव होता तो क्या वो भी सरफेस पे रहता? ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव अंदर रहेगा और पॉजिटिव सरफेस पे रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो हमने कहा लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इस वजह से सरफेस पे रहते हैं। फिर उसके बाद बारी आई बाहर, ऐसा है क्या? अब समझना इसको। अगर आप ये बात समझ गए तो आप कहोगे हाँ ठीक है, हमें ये चीज समझ में आ गई, जैसे पानी लीक करता है शायद चार्ज भी लीक कर दे। आओ, क्या है ये? आपने यहां पे एक पानी भरा, ठीक है, पानी भरा जब आपने, तो वो पूरी अपनी तली तक आ गया, इसे ब्रिम कहते हैं इंग्लिश में। तो पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, अब ये निकलने लग गया, लीक होने लग गया। तो मैंने आपसे बोला कि अब मैं जो पानी डाल रहा हूं नया वाला गिर रहा है या पुराना वाला बाहर निकल रहा है? अब आप कहोगे हमें तो पता नहीं चल रहा, ऊपर से ही पानी डाल रहे हैं अंदर भी पानी है। तो मैंने कहा कलर्ड पानी ले लो। एक कंटेनर लो जिसके अंदर कैसा पानी भर लो? कलर्ड। देखो, ये एक कंटेनर ले रहा हूं मैं, भगवान ही मालिक है इस कंटेनर का, ये लो, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भर रहा हूं। अरे इससे पानी भरता है क्या? अरे हाँ अच्छा छोड़ो, ये देखो, इसमें हमने पीला पानी भर दिया,
अगर हमने पानी भर दिया इसके अंदर, और अगर मैं इसके अंदर बाहर से ये कलर्ड इसमें वो भर रखा था सोल्यूशन, मैं बाहर से इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट पानी भरूं यहां से, ये वाला, तो पता है क्या होगा, जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये इसका कलर फेड कर देगा। क्या कर देगा? कलर फेड करता जाएगा। आप देखोगे कि आपने जो लिया था बिल्कुल डार्क येलो कलर था, जैसे जैसे ऊपर से पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, वो बाहर फेंके जा रहा है। और बाहर भी आपने एक यहाँ पे एक डिश रख दी, आपने देखा बाहर पीला पानी आ गया और धीरे धीरे वो उसको रिप्लेस करने लग गया। इसका मतलब अंदर का पानी लीक कर रहा है। क्या कर रहा है? अब मेरी बात सुनो, ये थी क्या, ये चीज क्या थी, ये बाउंड्री थी। क्या थी ये बाउंड्री थी, ये दीवार थी जिसने से रोक रखा था। अच्छा, इसी तरीके की कोई दीवार है क्या जो चार्ज को रोक के रख? सुनना और समझना, क्योंकि आगे जाके ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी कैपेसिटर में। मैंने एक चार्ज भेजा, ये रख सकता है, दो भेजे रख सकता है, तीन भेजे रख सकता है, और भेजता गया। क्या ऐसा नहीं लग रहा भैया एक दिन इसका पेट भर जाएगा? जब ये चार्ज एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, फिर भी आप इसको चार्ज दोगे तो क्या करेगा? ये लीक कर देगा चार्ज। ये लीक क्या होता है भाई? अरे बाहर कौन है? क्या यही है क्या बाहर? इसी को आप एयर कहते हो क्या? हाँ, तो उसको आयनाइज कर देगा। हाँ, ये नाइट्रोजन को आयनाइज कर देगा। हाँ, ऑक्सीजन को आयनाइज कर देगा। हाँ, और अगर ये उसको आयनाइज कर रहा है मतलब अंदर से चार्ज बाहर की तरफ भेज रहा है, अपने आप को लीक कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज लीक करने लगेगा। क्या बोला मैंने आपको? अब यहां पर चार्ज लीक होने लग गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज लीक होने लग गया, स्फीयर में से चार्ज कहां लीक हो सकता है? कहीं से भी, सब जगह बराबर है। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप हो तो चार्ज कोनों से लीक होता है। इसे क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज कहां से लीक होता है? क्यों कोनों से हो रहा है भाई लीक? कोनों से लीक होना आसान है। हाँ, क्योंकि इस पॉजिटिव को, जो यहां बैठा पॉजिटिव है, इसको यहां से भी धक्का मिल रहा है, यहां से भी धक्का मिल रहा है, बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं? समझ लो पहले। हाँ जी, बीच वाले में इतना नहीं रिपल्शन आता। मैं बताता हूं कैसे। ये अभी आपको 2D दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसा होता तो 3D, तो यहां पर एक पॉजिटिव की लाइन बनी होती, यहां पर भी एक पॉजिटिव की लाइन बनी होती। अब आप खुद देख के बता दो कि पॉजिटिव की डेंसिटी हाई कहां है? कोने में जगह कम है और तीन तीन पॉजिटिव बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करके क्या करेंगे? बाहर की एयर को आयनाइज कर देंगे। अब होगा क्या? अब कुछ ऐसा होगा, मान लो ये यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बटे हुए थे, या नेगेटिव लगा रहा हूं, मेरे को नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूं, लगाने में आसानी रहती है। अब ये बनी आपकी लेयर, ये, अब आप कहोगे ये एकदम से बम्प क्यों आया कोनों में? क्योंकि वहां से लीक हो रहा है। लीक असलियत में नेगेटिव यहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है। अब चेक करो, अब आप कहो ये तो ऐसा था, तो ये होगी इसकी रेल। ये देखो यहां बहुत लीक हो गया, समझो, समझे? तो ये हुआ आपका कोरोना डिस्चार्ज। क्या हुआ? कोरोना डिस्चार्ज। कहां से होता है? पॉइंटेड एंड से। कहां से होता है? पॉइंटेड एंड से निकल के बाहर के मीडियम को वो आयनाइज कर देता है। बाहर के मीडियम को आयनाइज करने के बाद वो क्या करता है? वहां से भी अपना एक फील्ड बनाने लगता है। अभी फील्ड की बात मैंने करी नहीं है, पहले इस चीजों को समझ लो। ये बातें समझ में आ गई? चार्ज समझ में आ गया? चार्ज दो तरीके का होता है, जमा घटा, अट्रैक्ट रिपेल करता है। ठीक है, इसका एक छोटे से छोटा हिस्सा होता है जिसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। एक बात और, अगर मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम को लूंगा, सिस्टम देखो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर मैं एक चार्ज रखता हूं, दो चार्ज रखता हूं, एक पे +5 C है और दूसरे पे +7 C है, थोड़ी देर बाद ये 10 C हो गया, +10 C, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 कितना था? 12। अब ये सिर्फ 2 C रह जाएगा। ये कितना था? 5 और 7 12। अब कितना रह गया? 2 और 10 12। लेकिन सिस्टम में टोटल चार्ज पहले भी 12 था और अब भी 12 है। अब कोई कहे कि भैया नहीं, यहां पर 50 हो गया, पहले कितना था? 12, तो इसके पास कितना पहुंच जाएगा? -38। टोटल सिस्टम वही रहना चाहिए 12। ये बात समझ में आई? पहले जितना चार्ज था उतना ही अब रहना चाहिए। पहले जितना चार्ज था, क्या कई तरीके, कंडक्शन, इंडक्शन, वो छोड़ो, पहले बताओ ये समझ में आया? लेकिन सिस्टम बंद होना चाहिए, बाहर ना लीक हो जाए हवा में। बाहर लीक हो गया तो वापस नहीं आएगा। सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। अब ये हीट वाला आइसोलेटेड नहीं है, ये वो वाला आइसोलेटेड है जो हीट, ये चार्ज वाला आइसोलेटेड है। कौन सा आइसोलेटेड है? चार्ज वाला आइसोलेटेड है। अब जरा इसको देखो, ये तो बात हुई इसकी। अब एक टर्म लिख रहा हूं इसके, इसने बोला इसलिए मैंने वर्ड निकाल लिया, प्रोडक्शन।
ऑफ चार्ज। चार्ज ये कह रहा है चार्ज ट्रांसफर कैसे हो सकता है भैया, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। आप एक स्केल लो और उसको अपने बालों पे रब करो और उसके बाद छोटे छोटे पेपर बिट्स देखो, उनके ऊपर रखो तो उनको अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। इसका मतलब रबिंग से ही चार्ज इधर से उधर चला गया। किससे? रबिंग से। इसे फ्रिक्शन कह सकते हो, आप कह सकते हो। और कोई तरीका? इंडक्शन, सिर्फ दिखा के इस सिस्टम को बताऊंगा पूरा भी। देखो ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इस पे प्लस भी और माइनस भी है। क्या है इस पे? प्लस भी और। जैसे ही इसके पास एक प्लस का चार्ज आया, टच नहीं किया उसने, बस पास आया, इसने सारा नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया और सारा पॉजिटिव रिपेल भी कर दिया। अब तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। बताओ इसको मैं पॉजिटिव वाला बनाऊं या नेगेटिव वाला? बोलो। पॉजिटिव वाला बनाऊं तो इसके नेगेटिव को उठा के अर्थ कर दो। क्या कर दो? अर्थ का मतलब सारा का सारा अर्थ को दे देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव होता तो ले लेता, नेगेटिव है तो दे देगा। थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा आपको? ये बस। और ये अपने आप को इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा? रिपल्शन की वजह से। बताओ इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? किसी भी चीज का, किसी भी चार्ज का पूरी बॉडी पे बराबर का फैल जाना रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और वो बराबर क्यों फैलता है? रिपल्शन की वजह से। हाँ, मैंने अर्थ कर दिया उसको, किसी एक चीज को अर्थ कर सकता हूं मैं। अब ये अर्थ क्या होती है? अर्थ, हाँ पॉजिटिव को भी कर सकते हैं। ये अर्थ क्या होती है? अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, ये एक तरीके का डस्टबिन है, जितना मर्जी चार्ज भेज दो इस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि इसमें अगर चार्ज जाएगा तो वो पूरा फैल जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? आओ मैं आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूं एक बार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मेरी बात सुनो, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। मेरे हाथ से गलत बन गया हो तो बात दूसरी, वरना दोनों का एरिया इक्वल है। दोनों का एरिया कैसा है? एरिया चेक करो, चार्ज चेक करो। इसका चार्ज क्या है और इसका चार्ज क्या है? चिपकाना दोनों को, ये बाय कंडक्शन है। ठीक है, छू कर लिया है। ठीक है, अगर अब देखो इंडक्शन क्या है? अनस काम नहीं कर रहा, ऐसे कर दिया मैंने, इसको इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? है ना। लेकिन हर चीज इंडक्शन से समझ जाती है, समीर नहीं समझता। समीर को कहता नहीं समझता, तो कंडक्शन से समझेगा। मेरे को उसको छूना पड़ेगा। ठीक है, झापड़ के बाद तो समझ जाएगा, कुछ झापड़ के बाद नहीं समझते, वो इंसुलेटर होते हैं, मतलब नहीं रख पाते कुछ चार्जर। हाँ देव, मैं नहीं बोल रहा था, ये ऐसे उंगली कर करके बताता बेटा। अब देखो इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, और ये दोनों को अगर मैं चिपका दूं तो, इन दोनों को चिपका दूं तो आधा आधा बढ़ जाएगा क्या? क्यों बोला तुमने क्यू बाई टू, क्यू बाई टू? क्योंकि तुम कह रहे हो भैया इनके पास, सुनो सुनो, इनके पास चार्ज कैसा है? सेम चार्ज है। आओ अब मेरी बात सुनो, ये प्लस का चार्ज है। ठीक है, ये कुछ ऐसी सी कहानी है कि भैया ऐसा होता है। अब तो नहीं होता, तुम तो सारे के सारे अमीर हो आजकल, उबर ओला पोला पता नहीं क्या क्या आ गया। हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम व्हेन आई वाज यंग जब मैं जवान था, तो ऐसी ऐसी एक गाड़ी आती थी, उसका नाम था ओमनी। किडनैपर यूज करते हैं आजकल उसको। तो वो पता है कैसी गाड़ी थी? वो कितने बंदे अंदर उसमें जा सकते हैं? 7 8, वैसे थी 4 लोगों की। ठीक है, तो उसमें ठूस के बैठा देते थे। एक ना पहले बैत का मुड्डा आता था, कभी देखा हो तुमने? शायद आजकल भी आता है, ऐसे करके वो मुड्डा बना होता है, ऐसे क्रिस क्रॉस वाला, समझ गए? हाँ, वो पीछे 4 बैठा देते थे। और जैसे कोई आंटी है, बुआ हुआ है, तो समीर जैसे कह रहे ये तो लल्ला है, हमारी गोदी में खेला, आजा, उसको बैठा लेते थे। तो ले जाते थे, जो शादी में जाना है सबको चरना है। लेकिन अब वो जब जाते थे तो 11 बंदे बैठ गए। कितने बैठ गए? 11, है ना। नहीं तो वो भागम भाग पिक्चर देखना है जिसमें गाड़ी में घुस जाते बहुत सारे लोग, तो वो वाला हाल मचा रखा है। लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस एक जगह बैठे होंगे, बहुत सारे चार्जेस ये बैठे हैं सारे चार्जेस, ठीक है। लेकिन समीर का एक बहुत अच्छा भाई है, उसको दया आ गई, तो वो अपनी गाड़ी ले आया। तो क्या ये चार्जेस इधर मूव कर जाएंगे? या वो कहेंगे नहीं नहीं हम साथ साथ, कोई साथ नहीं रहता। पता कितना बुरा लगता है, नहा धो के साफ सुथरे बन के आओ, उसके बाद बुरा हाल हो जाए जाना भी शादी में। हाँ बेटा बोल। लीक नहीं होगा, लीक नहीं, इसे लीक नहीं बोलेंगे, इसे लीक नहीं बोलेंगे। वो बच्चा लीक नहीं कर रहा है, वो जो गाड़ी है उसमें से सामान लीक थोड़ी कर रहा है, ज्यादा ठुस जाएगा ना। अभी लीक करने की प्रॉपर्टी तो बाहर की चीज पे डिपेंड करती है।
लीक करवाना है और ठूस दे, एक ही ओमनी में 50 बच्चे घुसेड़ दे तो निकलेंगे वो, ठीक है, सांस लेने के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, इनको टच करते ही आधा आधा सामान बढ़ जाएगा। अब मेरा सवाल देखो किससे है, मैं पूछ रहा हूं किससे, मैं पूछ रहा हूं चैतन्य से। चैतन्य बिल्कुल बराबर आधा आधा बटेगा, क्यों? खुल्लम खुल्ला रहना चाहते हैं ना। हाँ, ये कहेंगे हम रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर दूर जितना भाग पाएंगे भाग जाएंगे, और उसके बाद अगर कहीं ने तुमने हटा दिया तो ये आधे आधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे, Q/2 Q/2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक है A, ये भी A, ये Q, ये 0, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पहले इसको चिपकाओ, अब भी ये Q है, सिस्टम अब भी Q है, लेकिन अलग करने पर नहीं आया समझ में। आ गया? आ गया? ये बात समझना है, बात को समझना और फिर देखना आगे। ये Q/2 होने के बाद छोटा हो जाओ, ये Q/2 होने के बाद क्या करेगा बेटा, देखना। अगर मैं ये लेता A 2A, इस पे Q, इस पे 0, दोनों को चिपकाया, अब भी Q है। अब जब बांटोगे ना तो बराबर का, इस ये जिसको नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे बोलते हैं हिस्सा, फ्रैक्शन। Q/3 और 2/3 Q। पता है क्या करा आपने? कहा कि भैया दोनों का एरिया जोड़कर 3 आ रहा था, दोनों का एरिया जोड़ के कितना आ रहा था, इसका कितना है A, तो इसको कितना मिलेगा, तीसरा हिस्सा, और इसको कितना मिलेगा, 2/3 हिस्सा। ये बांटना आता है, ये तो चीज जानते हो ना। हाँ बोल। ये आइसोलेटेड है। हाँ हाँ हाँ, चार्ज इस तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता है, वही एटम वेटम ही से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाँ, ये चीज सोचने वाली है, सोच के बताता हूं। पहले यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर, अरे पलट, अगर मैं ऐसा करूं, चार्ज कर दिया, ठीक है, देखो इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, चिपकाने के बाद इधर उधर चार्ज जाएगा क्या? नहीं, अभी क्यू ही रहेगा। अगर इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास क्यू चार्ज है, इसका एरिया ए था, इसका एरिया 4A है, चिपकाने के बाद क्या होगा, बटेगा। बटेगा कि नहीं बटेगा? एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये था ए, ये था 4A, इसके पास पता कितना जाएगा, 5/4 ऑफ टोटल चार्ज। और इसके पास क्या लिख दिया मैंने, 1/4, 1/4, और इसके पास 1/5, 1/5, और यहां पर 4/5 ऑफ टोटल चार्ज। तो इस तरीके से चार्ज बंटता है। चार्ज क्या करता है? चार्ज बंटता है। किसके ये चार्ज बांटना समझ में नहीं आया? आ गया? आ गया? इतनी बात क्लियर हो गई। चार्ज को बांट दिया, चार्ज को दूर से इंडक्शन करके प्रोड्यूस कर लिया, इंडक्शन करके प्रोड्यूस करना समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको देखना, ये केमिस्ट्री है, ये क्या है पहले बताओ। वाटर, मोल कंसेप्ट याद आ जाएगा आपको। वाटर के अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने? बोलो। इलेक्ट्रॉन एक, एक मल्टीप्लाई में दो, प्रोटॉन एक, एक मल्टीप्लाई में दो, न्यूट्रॉन की मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये 8 होते हैं। टोटल देखना कितने इलेक्ट्रॉन बैठे और प्रोटॉन कितने बैठे। अच्छा, बस। अगर मैं आपसे पूछूं एक मॉलिक्यूल H2O के पास चार्ज कितना है, इसका चार्ज बताओ कितना है? 0, 10 प्लस का, 10 माइनस का। अगर कोई तुमसे पूछे एक मॉलिक्यूल H2O के पास चार्ज कितना है, एक मॉलिक्यूल H2O के पास नेगेटिव चार्ज कितना है, तब 0 मत बोल देना, -10 ई क्या है, 1.6 × 10⁻19। अच्छा, इसके पास प्लस का चार्ज कितना है, 10, प्लस का भी 10 माइनस का भी 10, इस वजह से टोटल कितना हुआ? नहीं समझ आया? अच्छा, इसका मास कितना है, H2O का मास कितना है? 18 ग्राम, 18 ग्राम, क्योंकि इसके पास 10 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं।
याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? ठीक, ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, याद रहेगा ना? ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन होते हैं इसके पास। ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक, सारा सामान लगा दिया, मास आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, एक कप पानी में, एक कप पानी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितना चार्ज है, कितना मास है, कुछ भी पूछ लो। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? आओ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक कप पानी में, मैंने आपसे कहा एक कप पानी, मैंने नहीं कहा, एनसीईआरटी कह रही है इक्विवेलेंट टू 250 ml या 250 ग्राम, बस पकड़ के रखना इस बात। अब 18 ग्राम, अब नंबर ऑफ मोल्स की बारी आती है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, याद है? इसी संडे को कराया था, कर लोगे इसको? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या आ गए? एक मोल, एक मोल H2O में कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। अच्छा, एक मोल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने तो मॉलिक्यूल है, और हर एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। कौन कह रहा है? अभी पीछे बताया था, एक मॉलिक्यूल के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 तो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं है। एक मोल पर कितने? इतने। तो इतने मोल पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? कितने होंगे? अब बताओ, ये कोई कॉन्सेप्ट अभी का है? ये तो हम पहले से जानते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये उतारो एज इट इज, ये उतारो एज इट इज, ये भी। और चार्ज कितना है हमारा? अब कोई तुमसे पूछे 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने। और उसका चार्ज कितना है? इतना। प्रोटॉन कितने हैं? सेम। जरूरी नहीं हर बार सेम हो, इस क्वेश्चन में सेम है। और उसका चार्ज कितना है? सेम। ठीक, न्यूट्रॉन कितने हैं? निकाल लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन का। पूरे H2O का चार्ज कितना है? 0। याद रहेगी ये बात? पूरा क्वेश्चन देखो, यहां तक आपकी चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज समाप्त। अब इसके बाद फोर्स बताऊंगा। अब आगे टॉपिक देखो, जब मैं आपसे पूछता हूं पानी में कितने थे, तो आपने कहा भैया बता देंगे। क्या आप ऐसे इसका नहीं बता सकते? अगला क्वेश्चन आ जाए, भैया H2SO4 जो है, अब कुछ भी आ सकता है। H2SO4 में कितने एच आयन है? 2 एच आयन है। कितने सल्फेट के आयन है? सल्फेट के ये जो 2 एच आयन है, इनका चार्ज कैसा है? 2 पॉजिटिव, मुझे तो दिख रहा है। कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये बातें पता है ना? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उससे परेशान तो नहीं होगे, ये भी फिजिक्स में आ सकता है। ठीक, अब बताओ एच आयन जो है, सिर्फ एच आयन, 20 ग्राम H2SO4 में कितने एच आयन? ठीक है, सोल्यूशन अगर मैं बनाऊं उसका, तो आप कहोगे कि भैया 98 ग्राम का होता है टोटल, तो H2SO4 ये उसका मॉलिक्यूलर मास है। 20/98 कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, 20/98 तो नंबर ऑफ मोल्स आए, फिर मैं कहूंगा एक मोल में कितने होते हैं? इतने। तो 20/98 मोल में कितने होंगे? इतने। 20/98 ऑफ दैट अमाउंट। ठीक, 20/98 के मॉलिक्यूल मिले आपको। अब क्या करोगे? अब वो कहता है कि इसमें एच आयन पता करो, तो आप बोलो कि 2 एच आयन होते हैं, तो जितना भी अमाउंट आया, मान लो वाई आया है, वाई मॉलिक्यूल, तो वाई मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि एच आयन पूछे थे। एच आयन नहीं पूछा, चार्ज पूछा था, तो चार्ज लिख दो, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एच आयन कैसे होते हैं? तो गूंगे हो गए बेटा, ध्यान दे लो, पॉजिटिव। और वो उसका चार्ज कितना होगा? ई। और उस ई को किस में कन्वर्ट करोगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाँ, यहां पे बताया है वाई मॉलिक्यूल्स है, किसके पास? 20/98 ग्राम के पास वाई मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, वाई मॉलिक्यूल्स इसके पास है। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैंने एच आयन की बात करी है। अब वहां देख के बता कितने एच आयन है।
और वो पॉजिटिव क्यों है, चाहे पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, ई चार्ज होता है। अब समझो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे ये कहलाएंगे आपके मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। क्लियर, खत्म, आगे। इसके बाद बारी आती है एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम फोर्स बोलते हैं, तो भी आपने बताया था रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, इसका नाम है कूलम्बिक फोर्स। कैसी फोर्स है, अब बात सुनना और समझना, ये दो चार्ज है, आपके हिसाब से ये जो दोनों चार्ज है जिनके बीच में डिस्टेंस आर है, अगर मैं उनका मैग्नीट्यूड बड़ा कर दूंगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस माइनस कुछ और काम करेगा, बस ये बताओ मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तो आप कहोगे इन पे जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के भी और Q2 के भी, उनके प्रोडक्ट के लिए ले लो, और डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर चार्ज बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। ये दो बातें समझो, चार्ज बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगी। दूसरी बात, फिर आप कहोगे प्लस और माइनस साइन क्या करेंगे, ये नेचर बताएंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर दो चार्जेस ऐसे हैं जो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल होंगी, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा। तो वो फोर्स का नेचर बताएंगे, फोर्स का मान नहीं बताएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आओ। तो फोर्स की बात करी हमने, कूलम्बिक फोर्स, फिर कूलम्बिक फोर्स को Q1 Q2 में रखा, उनके बीच की डिस्टेंस को रखा और सारी बातें समझाई। ठीक, अच्छा, अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी दिखा के ऐसे दिखा दो इसको, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, इस कांस्टेंट को बाद में खोलूंगा। ये आपकी कोलंबिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर जो मानता है वो कौन सी फोर्स होती है। आओ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें। क्या कूलम्बिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, जी बिल्कुल, इसको टच करने की जरूरत नहीं होती, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, ग्रेविटेशन को टच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है अर्थ आपको तभी खींचेगी जब आप उसे छुओगे, तो एक काम करो, चौथी मंजिल पे जाके हवा में खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि अर्थ छुरी खींच रही है कि नहीं खींच रही। दूसरा, इसी तरीके से इसे भी छूने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बिना छुए झटका लग सकता है थोड़ी सी दूरी पर, बशर्ते आप उसके दायरे में आते कि नहीं आते। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पहले अपनी फील्ड बनाती है फिर फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत महसूस नहीं करती, जिसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत महसूस ना हो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, बीच के पाथ पे डिपेंड कम करती है, ये सारी बातें, ठीक। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशन था बिल्कुल वैसा सही है। ये एक बार कंपेयर करने की कोशिश करना, क्या ये एनालॉग लगता है आपको। यह है कोलंबिक फोर्स और यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करने वाली फोर्स, चार्ज पे डिपेंड करने वाली फोर्स मानती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये भी मानता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बस ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं फिक्स बता रहा हूं, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो बदलेगी मीडियम के साथ। किसके साथ, आ जाओ, ये के क्या है, 1/4 पाई किसके लिए, वैक्यूम के लिए, किसके लिए, अच्छा, तो वैक्यूम के लिए तुम्हें दिखा क्या, ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये है, वर्ड पढ़ो, परमिटिविटी, इस वर्ड को पढ़ो, ये क्या लिखा है मैंने, परमिट सुना कभी, क्या परमिशन देना किसी को, परमिट से परमिशन निकला है, मैं किसी को परमिशन दे रहा हूं कि यहां पर इतने चार्ज रहे। अब देखो कौन ज्यादा परमिट कर रहा है, मैंने तो 3 मीडियम लिए, ये ज्यादा परमिट कर रहा है, ये ज्यादा परमिट कर रहा है, या ये, कहां पे चार्ज ज्यादा रहते हैं तो किसकी परमिटिविटी हाई होगी, इसकी परमिटिविटी ज्यादा है इससे। अब बोलो, इसको आया ई जैसे वर्ड को एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है,
हाँ सब बताता हूं, पहले ये देखो, ठीक है। ये है क्या, कोई तुमसे पूछे परमिटिविटी क्या है, या ये क्या है, ये मीडियम का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? मीडियम का कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट है? अच्छा, अब देखो, अब इसको देखो क्या लिख रहा हूं मैं, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की परमिटिविटी फिक्स होती है जी। पढ़ो वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है? 8.85 10 की पावर माइनस 8.85 10 की पावर माइनस। इस परमिटिविटी को ध्यान रखना, और अगर मैं 1/4 पाई 8.85 10 की पावर माइनस 12 रखूंगा तो मैं उसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूं। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। किसके लिए? याद रहेगा? नहीं समझ आया? आ गया? ये किसकी है? ये भी तो के है। क्या मैं इसकी वैल्यू जानता हूं? नहीं। मुझे क्या पता कौन सा मीडियम है, पानी है, माइका है, या एयर है। हाँ, ये पूरे की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है ना, इस मीडियम की ना इसकी, तो मैंने कहा एक काम करो, इसकी निकालो। एक काम करो, आप ना सबकी रिलेटिव निकाल लो। अच्छा, डेंसिटी याद है? डेंसिटी, पानी की डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मर्क्यूरी की भी होती है, ऐसे किसी की होती है, सबकी होती है, लेकिन उन सब में यूनिट लगती थी। कोई कहता था भैया ग्राम पर क्यूबिक मीटर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लगा दो, कोई कहता था केजी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लगा दो, कोई और भी कह सकता है कोई और यूनिट लगा दो। फिर किसी ने कहा कि नहीं भाई, इसको कांस्टेंट में रखना है ना, ऐसे नंबर बना दो, तो उसकी यूनिट काट दो। कैसे काट दूं? मैं डेंसिटी को डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देता हूं। किस डेंसिटी के साथ? जो सबकी स्पेसिफिक हो। मैंने पानी की 4 डिग्री सेल्सियस वाली डेंसिटी रखी और सबको से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट गायब हुई। क्या गायब हो गई? तो इसी तरीके के मैं एक वर्ड निकाल रहा हूं, जैसे वो रिलेटिव डेंसिटी थी, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बटे में किसकी? एक फिक्स की, वैक्यूम की। जैसे वहां किसकी थी? पानी की। इसकी वैल्यू क्या है? हाँ मैं जानता हूं। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है ना, ये इसी के साथ मीडियम के साथ बन बनू के कुछ आसान सी वैल्यू बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहे, है ना। अच्छा सुनो, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो। 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो। आपको भैया बार बार उस टर्म को बोल रहे हो, हटाई दो ना। कैसे मिटो दो रबड़ से, या डिवाइड कर दो। डिवाइड करके मैंने एक नई टर्म बनाई, वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो सुनने में अच्छी लगेगी। रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की 1, एयर की। क्या ये ज्यादा आसान नहीं है? अब इसे कुछ कुछ लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 1। वैक्यूम की 1, एयर की 1.001, वाटर की 81, माइका की 325 ले लो। नहीं, ठीक है। माइका मटेरियल आता है बेटा, ज्यादातर पेंट में यूज होता है, मार्बल जैसी शाइन दे देता है, ठीक है। तो ये माइका, वाटर, एयर, वैक्यूम, ये सारी चीजें अब तो बड़ा आसान हो गया पढ़ना। हाँ, अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक नाम से और जानने लग गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। डाइलेक्ट्रिक का क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे के से दिखाते हैं, उस वाले के से कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, स्मॉल के कैपिटल के कर लेना, कुछ भी कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? अब मैं आपको कुछ चीजें लिख के दिखा रहा हूं, जरा देखो और मुझे बताओ क्या मैंने ठीक लिखी है। किसी फोर्स को मैं मीडियम के लिए निकाल रहा हूं, तो वो क्या होनी चाहिए? के मीडियम का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ना मैं Q1 चेंज करूंगा, ना Q2 चेंज करूंगा, ना आर स्क्वायर, इसको चेंज करूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्या मेरे पास एप्सिलॉन m है? जी नहीं। पीछे जाना जरा, इसके हिसाब से एप्सिलॉन m आपको क्या लग रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू वैक्यूम, और वैक्यूम की तो मैं जानता हूं। क्या मैं इसको कह सकता हूं 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 आर स्क्वायर। फिर एफ एम को मैं ये कह सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं जानता हूं। अरे ये तो आसान हो गया। यही तो रह गया ई आर। क्या आप कह सकते हो कि भैया ये तो एफ एम जो है ना, ये है एफ नॉट
देख ले सारी चीजें एफ नॉट की, चेक कर ले, वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर। ठीक, अब मैं कुछ चीजें लिख के दिखा रहा हूं, आप मुझे बताओ सही लिखे गलत। वैक्यूम के लिए ये होना चाहिए, मीडियम के लिए ये होना चाहिए, देखना क्या सॉल्व हो गया, यही चीज आती है। अगर मैं एफ मीडियम को डिवाइड कर दूं एफ वैक्यूम से तो सब कट जाएगा, क्या बचेगा? ई एम अपॉन, और ई एम अपॉन ई नॉट पता है कितना होता है? ई आर। पढ़ो, ये जो डेरिवेशन आई, ये जो आई इनके बीच में रिलेशन, फोर्स की मीडियम और इसका रिलेशन क्या है? ई आर। मीडियम की इसका क्या रिलेशन है? ई आर। तो आप कहोगे इससे हमें एक बात पता चल गई, और वो आपको पहले से ही पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर आप पहला फॉर्मूला देखोगे तो आपको एक चीज पता चली होगी कि फोर्स का ई के साथ क्या रिलेशन है, फोर्स का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, फोर्स का आर के साथ क्या रिलेशन है। अब बोलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो, ये थी आपकी फोर्स। अभी इसकी वेक्टर फॉर्म और आएगी। अब देखो, ये तो चीज समझ में आ गई आपको फोर्स की, एक बार फिर से इसको समझो। देखो, अब फोर्स का फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये है आपकी फोर्स, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दूरी है, डिस्टेंस, और ये कांस्टेंट है मीडियम का। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, ये वो कांस्टेंट है जो ये बताता है कि कितना चार्ज रह सकता है, परमिटिविटी। अब मेरी बात सुनना और समझना और इसको रिलेट करना। देखना, मैं आपको एक और दो, ये देखो, यहां पर मैंने आपसे कहा ये दो चार्जेस है, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे एक दूसरे पे, तो क्या एक दूसरे को रहने देंगे? क्या रहने के लिए परमिट करेंगे? नहीं। और एक ऐसा मीडियम है जिसमें ना फोर्स उतनी लग नहीं पा रही, ज्यादा चार्जेस एक दूसरे के पास रह रहे, तो परमिट कर रहे हैं रहने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई परमिट कर रहा है तो फोर्स कम है, अगर कोई परमिट कर रहा है तो फोर्स कम है। इस तरीके से इस रिलेशन को याद रखो। सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें दिमाग में आपको लानी पड़ेगी कि अगर किसी की परमिटिविटी 81 टाइम्स बढ़ गई तो पानी की परमिटिविटी 81 टाइम्स ज्यादा है, तो चार्ज उसमें ज्यादा रह सकता है, चार्ज उसमें ज्यादा रह सकता है। हाँ ना बोल, जल्दी बोल। तो पानी की परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो उसमें पानी परमिट करता है कि मेरे अंदर चार्ज रह ले, और किसी के अगर हाँ, इसका मतलब उसमें फोर्स कम लग रही है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम किस तरीके से दिखाएंगे? देख बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? पीछे ई मीडियम बाय ई नॉट, नॉट फॉर वैक्यूम, और एफ नॉट बाय एफ मीडियम। इस फॉर्मूले को अभी हमने समझा। अब मैं आपसे कहता हूं, फिर से देखो, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अब जो चीज बताऊंगा वो आप पढ़ चुके हो, उसका नाम वेक्टर है। हाँ हाँ हाँ, अट्रैक्ट है, रिपेल। अब देखो Q1 क्या है और Q2 क्या है? अच्छा, अट्रैक्ट करेगा तो भी नहीं रहने देगा, रिपेल करेगा तो भी नहीं रहने देगा। स्टैटिक का मतलब होता है रहने दे। ठीक है, अब Q1 और Q2 दिख रहे हैं आपको? इस फॉर्मूले को देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है, क्या क्या चीजें इससे, इस फॉर्मूले से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? दो चार्ज, चार्ज की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनके बीच का डिस्टेंस, और कोई इंफॉर्मेशन? मीडियम, या कौन सा मीडियम यूज किया मैंने? ये वाला मीडियम यूज किया मैंने, ये लो, पीला वाला मीडियम। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, और कुछ मिल रहा है? नहीं। बताना कौन सा चार्ज किसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, कैसी फोर्स लगा रहा है, पता नहीं। तो क्या करूं? तो वेक्टर बनाओ। कई बच्चे कहते हैं ना भैया इसकी वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है? इसकी वेक्टर फॉर्म का मतलब है ये इस ओरिजिन से, ये वाला चार्ज इस ओरिजिन से ये वाला चार्ज कितना दूर है? R1। ये कितना दूर है? R2। अब देखो, तो R1 क्या है, R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। R1 क्या है?
R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। गलत लगे तो टोको। बस 1 से लेके 2 तक क्या लग रही है? 2 से लेके 1 तक क्या लग रही है? एक फोर्स। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि यहां से लेके यहां तक एक चीज चली, या यहां से लेके यहां तक एक चीज चली, बात बराबर है? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में नहीं। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या R122 इक्वल है R221 के, तो आप कहोगे बस माइनस लगा देना भैया। अच्छा, और अब माइनस लगाऊं या रहने दूं? देखना क्या लिख रहा हूं मैं। ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आया? नहीं आया? आ गया। मैं डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड लगाऊंगा, चार्ज पे नहीं। चार्ज तो स्केलर था, चार्ज तो मैं उस पर क्यों लगाऊं? अगर फोर्स वेक्टर होती है, हाँ, अगर फोर्स वेक्टर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज या डिस्टेंस? क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपसे कहूं ये R122 है क्या, तो आप कहोगे भैया ये R1 माइनस R2। R221 क्या है? अब देखो और समझो, इस चीज को समझो। R122, R221, R माइनस R, ये सारी चीजें समझो। समझ ली? कौन सा बेटा? ये इनके बीच की दूरी तो बेटा R ही है। कोई तेरे से पूछे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो R ही है। लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने को हम कुछ और कहते हैं, और यहां से यहां तक जाने को कुछ और कहते हैं। आने को कहेंगे R122, जाने को कहेंगे R221। जैसे लाइट जाती थी, याद कर, रे ऑप्टिक्स में, वही है। क्लियर हुई बातें? बातें क्लियर हुई? क्या बातें समझ में आई? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये भैया इसकी स्केलर फॉर्म है। मैंने यहां वेक्टर लगा दिया। ऐसे थोड़ी होता, हमारे घर का राज चल रहा है, जहां मर्जी वेक्टर लगा दो। अगर उस पर लगाया तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर मैंने वेक्टर लगा दिया, या यहां लगा दिया? हाँ लगाऊं? मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन देना चाहता हूं। एक ही ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर किसका लगाऊं? आर का क्यों लगाया? क्यू का क्यों नहीं लगाया? क्यू का होता ही नहीं है। आर का यूनिट वेक्टर। देखो फॉर्मूला ठीक है। अब आप बताओ ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है या ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? बताओ कौन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है? नीचे वाला। तो ये माउस कहां पड़ा है? हिल रहा है बेटा, इसको वहां साइड कर दे। अब देखो R221, देखना जरा दोनों को। अब F122 बराबर है क्या? तो तुम कहोगे वो तो ये बताएगा फर्क क्या है। बताओ आप देखकर कि इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है। इसी का तो फर्क है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो अच्छी बात है, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, पढ़ लो चाहे तो, है कि नहीं? ठीक है। फिर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको, सिर्फ इसको? अब मैं पूरा लिख के दिखाऊं या इसको खोलूं? सिर्फ पूरा ही लिख देता हूं, फिर बाद में कहोगे भैया क्या खोल दिया था। चलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, R12 डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड? हाँ, वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब R122 के कई सारे तरीके। मैं इसको लिख सकता हूं R वेक्टर 122 डिवाइडेड बाय ये वाला मैग्नीट्यूड, या मैं लिख सकता हूं R122 डिवाइड बाय ये वाला मैग्नीट्यूड। जरा देखो कैसा मैग्नीट्यूड है, दोनों ठीक है। या मैं लिख सकता हूं R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2। अब आप कहोगे इतनी सारी बातें क्यों लिख रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा, जैसा न्यूमेरिकल है वैसा कर देना। अगर न्यूमेरिकल आपको R1 और R2 अलग अलग दे तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा, R122 और R221। ठीक है, R1 की पोजीशन अलग दे, R2 की पोजीशन अलग दे। अब वो R को भी खोल सकता है, ये तो भैया अब आपकी गणित के ऊपर है। अगर वो एक्स वाई में खोल देगा तो आपको सॉल्व नहीं करना आता। इसका एक्स इसके एक्स के साथ माइनस करो, इसका वाई इसके वाई के साथ माइनस करो। डिस्प्लेसमेंट याद है? एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था,
मैथ का फॉर्मूला है वो, फिजिक्स का नहीं है। क्लियर? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही तो है वो डिस्प्लेसमेंट। फिर उसको ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख लो, या उसको ऐसे लिख लो, जैसे भी ठीक लगे। इसका मतलब ये सब तो अब न्यूमेरिकल की बातें हैं, असलियत में वेक्टर फॉर्म तो ये आ गई। वो और इंफॉर्मेटिव होती जा रही है, इसका मतलब और न्यूमेरिकल्स में आप घुसते जा रहे हो। बस बस वेक्टर फॉर्म समझ में आई? समझो।